नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला किया गया है। घटना पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर की बताई जा रही है, जहां शनिवार की सुबह 2022 के ब्लास्ट केस की जांच करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी। इस मामले में राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का एक नेता आरोपित है, जिसके ठिकाने पर पहुंचते ही जांच एजेंसी की टीम को निशाना बना लिया गया। एनआईए की टीम की कार पर ईंटें फेंकी गई, जिससे गाड़ी की खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई। और अब सवाल ये उठ रहा है कि दीदी के बंगाल में गुंडागर्दी किसकी मर्जी से हो रही है। पहले ईडी पर हमला होता है और अब एएनआई पर हमला। बंगाल को क्या बनाना चाहती है दीदी, इसी पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पर लोगों ने आज सुबह हमला कर दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, स्थानीय लोगों ने वाहन को घेर लिया और उस पर पथराव किया। एनआईए ने कहा है कि उसका एक अधिकारी घायल भी हुआ है। एनआईए की टीम शनिवार सुबह यहां तृणमूल कांग्रेस के नए नेता के घर पर वर्ष 2022 में हुए बम धमाकों की जांच के लिए पहुंची थी। इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का एक नेता आरोपित है, जिसके ठिकाने पर पहुंचते ही जांच एजेंसी की टीम को निशाना बनाया गया। एनआईए टीम की कार पर ईंटें फेंकी गईं, जिससे गाड़ी की खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई। एनआईए ने पिछले महीने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 8 नेताओं को इस मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। तृणमूल कांग्रेस कह रही है, एनआईए भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। बता दें कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में राशन घोटाले में फंसे शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने गई ईडी की टीम पर हमला हुआ था। बाद में शाहजहां शेख और उसके गुर्गों द्वारा संदेश खाली में बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज की महिलाओं के यौन शोषण का खुलासा हुआ। मतलब साफ है, ममता ने बंगाल में जांच एजेंसियों पर ग्रहण लगा दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। तो पहले ईडी पर हमला और अब एनआईए पर लगातार हमला जांच एजेंसियों पर हो रहा है। और सवाल ये बन रहा है कि आखिर चुनाव से पहले बंगाल में क्या हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा गुंडा राज फैला हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी नेता, संदीप दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेद भूषण पूर्व एसीपी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं करना चाहूंगी संदीप दुबे जी से। संदीप जी, आपने सुना आज क्या हुआ है, एनआईए एजेंसी पर आज हमला किया गया। इससे पहले ईडी पर हमला किया गया और उससे पहले कई ऐसी खबरें आई थी जब सीबीआई को बंधक भी बना लिया गया था। लगातार जांच एजेंसियों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार? देखिए, 2 बातें महत्वपूर्ण है। जब स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर, जब खुद पार्टी के लोग ही गुंडे हो जाएं और उनका संरक्षक सरकार बन जाए, संरक्षक की भूमिका सरकार अदा करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो चोर उचक्के गुंडे मवाली हैं, उनका मन इतना बढ़ जाता है कि वो पुलिस प्रशासन पे या जिस तरह की व्यवस्था है, जो कानून के रक्षक हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है। देखिए, टीएमसी को ये सोचना चाहिए कि बार बार उसके स्टेट में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उनके गुंडों का मन कितना बड़ा हुआ है। ये सुनिए कि टीएमसी का कोई नेता जो थे, उनके लोग थे और इस तरह के वो हमला कर रहे। इसका मतलब है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो, वहां की पुलिस को पहले सूचना दी गई थी, उसके बाद एनआईए की टीम गई थी, उसके बाद भी इस तरह के हमले तो काफी दुखद है। और तुरंत इसमें जांच होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च हो गई है, तुरंत उनको पकड़िए, अरेस्ट करिए, सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि ये खुद ही सरकारी वहां गुंडा बन के बैठी हुई है। जब सरकारी माफिया हो, सरकारी गुंडा हो, तो ऐसी स्थिति किसी भी स्टेट में उत्पन्न हो जाती है। तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल का फेल है और वो पश्चिम बंगाल की सरकार किसी तरह की सुविधा देने में जो
वहां के लोग हैं वो सिर्फ सुविधाएं जो है उन्हीं को मिल रही है जो उनकी यानी हम पार्टी में ममता है सरकार और पर जो सीधा सीधा उनके आरोप गुण लगा रहे हैं। हैं। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य जी, आपने संदीप दुबे जी को सुना, वो डायरेक्ट कह रही है कि ममता सरकार जो है संरक्षण देती है गुंडों को, कहने का यही मतलब। खुद ममता बोलती है, ममता जो है बोलती हुई नजर आती है कि अगर वहां पे जो चीजें हुई है, एनआईए एजेंसी पर जो हमला किया गया, वो खुद ये बोलती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया। यानी खुद वो संरक्षण दे रही है, निंदा करने के बजाय वो संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं संदीप भाई की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि भाई उनका जो एक्सपीरियंस है, जैसे उन्होंने जिनका नाम लिया, चोर, उचक्के, डाकू, मवाली, ये सारा नाम ले रहे थे, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो इस मामले में वो सही बोल रहे होंगे। क्योंकि जिस पार्टी को भाई ब्रिजभूषण शरण जैसे लोग, आशीष टेनी जैसे लोग, उनसे उन्होंने वो रखा, तो इसके बारे में एक्सपीरियंस, मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो मैं ऐसे लोगों के विषय में तो मैं बात कर नहीं पाऊंगा। रही बात दूसरी चीज, आपने कही कि वो वहां पे जो एनआईए के ऊपर अटैक होते, कि कहीं पे किसी भी एजेंसी, तो क्या किसी पर भी अटैक होता है, वो गलत है, उसकी बिल्कुल कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल, मैं जितनी बार कहेंगे उतनी बार दोहरा दूंगा। लेकिन साथ ही में एक बात जरूर है कि संदेश खाली का जब मूवमेंट जब चल रहा था, तो प्लीज आप एक बार सर्च करिएगा, हर एक चैनल पर, हर एक यूट्यूब पर मिल जाएगा। क्योंकि आजकल ऐसे भी भाजपा के जो भाषण है वो ज्यादा सुनाई देता है हर जगह पे। तो वहां पे शुभेंदु अधिकारी गए और उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि अब संदेश खाली का जो राजनीति बदल चुका है। पहले यहाँ पे टीएमसी को हो सकता था, अब यहाँ पे जितने लोग हैं वो हमारे लोग हैं, ये उन्होंने जो सिखाया है हर एक चैनल पर आप सुन सकते हैं। तो अगर संदेश खाली में या उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में जहाँ पे ये चीजें हुई हैं, तो फिर ये लोग टीएमसी के तो हो नहीं सकते, उन्होंने तो खुद कहा है ना। तो इन सब चीजों पर अगर देखें तो एक तरफ आप ओनरशिप लेते भी हैं, एक तरफ आप भाजपा कह रही है कि अब यहाँ पे टीएमसी का सुपड़ा साफ हो चुका है, अब लोग यहाँ पे जो हैं वो सब हमारे उधर से हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा को वहां पे लेनी चाहिए, वो भी है। अब आपने कही कि भाई वहां पे दीदी का जो उसके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है कि जो है इसका जो दायित्व है, वहां पे जो कानून दायित्व है वो हम लोग का है, और वहां पे पुलिस इसका कर्तव्य निर्वहन कर रही है। लेकिन साथ ही साथ एक बात है, पहले एक नियम था, क्या था, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको जस्टिफिकेशन पर नहीं लेना चाहिए, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, इसको जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक नियम बता रहा हूँ। एनआईए कहीं पे जाती थी या सीबीआई कहीं पे जाती थी या ईडी कहीं पे जाए, तो वहां पे लोकल अथॉरिटी और लोकल पुलिस को उसको पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाता था, ये सिस्टम में था। ये सिस्टम बदल गया चुनाव में आते आते। अब आपने देखा तो कोई सिस्टम नाम की बात रह नहीं गई। तो सिस्टम अगर ऐसा होता तो आज के दिन में आपका एक मुख्यमंत्री आज जेल में बैठ के वहां पे सरकार नहीं चला रहा था। अगर ऐसी बात ही होती तो भैया सुप्रीम कोर्ट मना कर देती, इनको बाहर कर देती कि भैया अरविंद केजरीवाल नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे प्रूफ हो चाहे ना हो, जिस तरीके से हुआ अभी तक कोई माने चले। आप वो दिल्ली के मामले में भी देख रहे हैं, तो इन्होंने इसका वेद भूषण जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ एक सेकंड में बात पूरी कर लूं। शुभांकर जी इस पे आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं समय सबको बोलने देना चाहती हूँ, फिर इस पे आराम से इत्मीनान से चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा सबको बोलने दीजिए पहले। बिल्कुल 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 प्लीज। ठीक, वेद भूषण जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं, पूर्व एसीपी हैं। सर, आपने शुभांकर भट्टाचार्य जी को सुना, उन्होंने कहा कि जब भी एनआई हो, कोई भी एजेंसी आती हो, चाहे वो ईडी हो चाहे वो एनआईए हो, तो हमेशा पहले लोकल पुलिस को बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे मामले भी होते हैं जहां पर पुलिस को बताना जरूरी ना हो? देखिए बबीता, जो वेस्ट बंगाल का एक हिंसा का इतिहास रहा है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु आजादी के बाद जिस तरह से कम्युनिस्ट शासन रहा, उस दौरान भी इसी तरह की वहां पर मार धाड़ हिंसा की बहुत सारे हजारों मामले दर्ज हैं, वहां की एफआईआर दर्ज हैं। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। अब जो आज जो एनआईए टीम के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसमें ऐसा कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है कि वहां पर जो लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि लोकल पुलिस के बारे में वहां पर एनआईए और सीबीआई और दिल्ली की सेंट्रल एजेंसीज में मैसेज है कि क्योंकि वहां की जो स्टेट पुलिस है वो डायरेक्ट जो तृणमूल कांग्रेस है उनके अंडर में काम करती है, तो उनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो मदद करेंगे किसी तरह से। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि कानून को
अपने हाथ में ना लेके उनकी मदद ली जाए, परंतु संभावना उसकी दूर दूर तक भी नहीं है। अब जो मामला, जिसके मामले को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ा पुराना मामला है। 2022 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 2 आदमियों को अरेस्ट करने के लिए टीम गई हुई थी, उसमें 3 आदमी मारे गए थे उसके अंदर। तो ये बहुत पुराना मामला है, एक दिन का मामला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे चलती रही। अब जब बिल्कुल उन्होंने पिन पॉइंट कर दिया, दोनों लोगों को अरेस्ट करने के लिए गई, तो वहां के जो लोकल जो रहायशी थे, उन्होंने जिस तरह से एनआईए की टीम के ऊपर अटैक किया, उनको पता था कि एनआईए की टीम है। ऐसा नहीं था कि वो रात के अंधेरे में गए थे या कोई चोरी छिपकर घर गए हुए थे। सरकारी गाड़ियां उनके पास थी, एनआईए की जैकेट पहनकर रखते हैं, तो आइडेंटिफाइड लोग थे, कोई गलत तरीके क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं थे। परंतु वहां का जो प्रशासन है, कुछ इस तरह से उसका हालात बन चुके हैं। वेस्ट बंगाल का जब भी नाम आता है पूरे हिंदुस्तान में, तो लगता है कि वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ ऐसा मामला चल रहा है कि सरकार वहां पर मामले को कंट्रोल करने में ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है। इसलिए आपने देखा संदेश खाली मामले के अंदर हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सीबीआई आकर इस मामले की जांच करे, और जो प्रेजेंट मामला है उसमें लोकल पुलिस ने एफआईआर जरूर करी है, और हो सकता है कि इस मामले में भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करने की नौबत आए, या एनआईए हाई कोर्ट में जाए और रिक्वेस्ट करें कि डायरेक्शन दी जाए कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब जहां तक जो तृणमूल कांग्रेस की चीफ है ममता बनर्जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम सीबीआई को अपने आने नहीं देंगे। ये तो सेंट्रल एजेंसीज ने अपनी जो उनको एक कानून के द्वारा प्रदत्त ताकतें हैं, पावर दी गई हैं, उस वजह से एनआईए और सेंट्रल एजेंसीज वहां पर काम कर रही हैं। अदरवाइज उनका ये मानना है कि हम उनको घुसने नहीं देंगे वेस्ट बंगाल में। वो अपने को अलग कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उस हिंदुस्तान की जो हमारी एजेंसीज हैं, अदालतों हैं, उनके ऊपर उनका भरोसा उठ चुका है। अब ये तो उनकी अपनी परेशानी हो सकती है कि क्यों भरोसा नहीं करना चाहते। तमाम सबूत, तमाम एविडेंस के बावजूद जब तक अदालत का चाबुक उनके ऊपर नहीं चलता, वो किसी भी तरह से सीधे सीधे बात नहीं करते, ना सीधे सीधे लाइन पर आते हैं। अब जो प्रेजेंट मामला है उसके अंदर तमाम इन्वेस्टिगेशन होंगी, और जो लोकल जो एलिमेंट्स थे जिन्होंने पथराव किया, एनआईए की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी, एनआईए के एक ऑफिसर के इंजर्ड हुए, उनकी एमएलसी बनी है, तो तमाम मामले की एक सेपरेट एफआईआर उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में जो मेन केस है वो तो छूट गया 2022 का, अब एक नई एफआईआर और हो गई कि उसकी भी एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो वहाँ जिस तरह का माहौल, एक वहां पर सरकार का एक मैसेज जा रहा है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक गलत मैसेज जा रहा है कि वहां पर किसी भी तरह से कानून को इंप्लीमेंट करने में सेंट्रल एजेंसीज को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु इस तरह से बहुत लंबे टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि वन मैन शो है तृणमूल कांग्रेस में। जिस तरह से आपने बीएसपी का देखा यूपी के अंदर मायावती, उसी तरह ये वन मैन पार्टी है। केवल मैडम तक पार्टी है, ममता बनर्जी तक पार्टी है, इसके बाद इस पार्टी का दूर दूर तक का नामो निशान नहीं होगा। क्योंकि जो और बड़ी नेशनल पार्टी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी नहीं है, केवल वेस्ट बंगाल तक सिमट कर वो पार्टी रह गई है। इसलिए बहुत बड़े क्लेम, टॉल क्लेम करना वो एक कर सकते हैं, पर बहुत टाइम तक ये मामला चलेगा नहीं। और अब जिस तरह से जांच भी होगी। ठीक है शुभांकर जी, आपने सुना वेद जी को, उन्होंने साफ कहा है कि हर जगह बताना जरूरी नहीं है, काफी ऐसी चीजें होती है जिसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ठीक है, और जहां तक आप लोकल पुलिस की बात करें, खुद एनआईए के द्वारा ये कहा गया है कि 5:30 बजे तक उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन हमें वहां पर कोई भी सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। देखिए वेद जी, आपने जैसे बताया कि वेद जी शायद एक्स पुलिसमैन रहे हैं, शायद मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, एक्चुअली सॉरी, मैं ऑनलाइन उस पर से नहीं हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो वेद जी का परिचय आपने कुछ एक्स पुलिसमैन का कुछ पूर्व एसीपी, राइट जी। तो भाई मैं पुलिस वालों की मैं बड़ा श्रद्धा करता हूँ, और वेद जी क्योंकि पुलिस में एक्सपीरियंस में रहते हैं तो शायद उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा। उनका नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा है कि भाई इसमें जो है पुलिस जो होती है और जो ऐसे एजेंसीज होते हैं वो स्टेट या उसमें चल पाती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारा नहीं है। इन लोगों का एक तरह से कहना है कि जो सेंट्रल एजेंसीज है, सीबीआई है, या एनआईए है या ईडी है, जब स्टेट कहती है कि हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो इनको ऐतराज होता है। लेकिन जब पुलिस के ऊपर ये कहते हैं, वो भी वेद जी जैसे अफसर अगर ये कहते हैं कि मैं पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है वहाँ का, तो उस पर हमको भी वैसे ऐतराज होता है। लेकिन सर पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी तो शाहजहां शेख को लेकर किस तरह से पुलिस की वहाँ पे कार्रवाई रही है, सबने देख लिया है। नहीं, मैं तो शाहजहां शेख को लेकर आपके नेता किस तरह से उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। खुद ममता बनर्जी विधानसभा में खड़े होकर कहती हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट को उसमें दखल अंदाजी देनी पड़ती है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस फिर भी गिरफ्तारी नहीं करती है।
तो ये सब चीजें क्या है सर? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो बबीता जी मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रकार की चीजें होती तो आज हमारे जो संदेश खाली के जो नेता हैं उसी तरीके से खुलेआम घूम रहे होते जैसे ब्रिजभूषण शरण और सर, जब कोर्ट ने दखल दिया, जब फटकार लगाई, उसके बाद जाकर गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आरोप को कह रहे हैं कि पुलिस तो सीबीआई को देने के लिए भी तैयार नहीं थी, 2 घंटे तक वेट करवाया गया। सर उसकी बात मत की, ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं आप इस बात को मान रहे हैं कि कोर्ट और सारे न्याय प्रणाली सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रही है कि जहाँ पे क्यों नहीं मणिपुर के बारे में बात की है? वेद जी ने इतनी सारी बातें की, मणिपुर में सेंट्रल एजेंसीज क्यों नहीं पहुंच पाई? मणिपुर में क्या बम नहीं फटे? मणिपुर में क्या आगजनी नहीं हुई? मणिपुर में क्या लोग नहीं मरे? लेकिन कभी भी कोई आपने कुछ सुना कहीं पर लगी कि उनके प्रति कोई संवेदना है? कहीं वो बात निकली? बिल्कुल करिए, आप लोग चर्चा तो कर रहे हैं ना, आपने इतने प्रश्न उठाए हैं सर, हर जगह के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं। अभी बात बंगाल की चल रही है, सुनिएगा, पहली बार हिंसा नहीं हुई है, लगातार हिंसा चलती आ रही है, चाहे वो पंचायत चुनाव को लेकर देख लिया जाए, लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर देख लिया जाए। जी बबीता जी, मैंने क्या कहा? आपने नहीं उठाया, आपका नाम तक लिया या आपके चैनल का नाम तक लिया? मैंने नाम लेने वाली बात मैंने क्या कहा? सारे सवाल पूछे गए हैं, बीजेपी से भी पूछे गए हैं। मीडिया से मैंने मीडिया का नाम ही नहीं लिया। आप पूरी बात समझे, मैं जिसको कह रहा हूँ आप अच्छे से सुन सकती हैं, आप दोबारा फिर से सुन लीजिएगा। मेरी बात यह है कि देखिए, वेद जी जैसे अफसर हैं, कई यहाँ पे जो कानूनन है, ये दूसरी बात है कि पोस्ट रिटायरमेंट आज के दिन में एक अच्छा प्रोफेशन है पॉलिटिक्स में, वो भी एक चलता हुआ जो सूरज इनको दिखाई देता है कि नहीं वही बीजेपी है, वहां पे जाके उस तरीके की पॉलिटिक्स करे, वो लोग ऐसा सवाल उठाते हैं। लेकिन जहां कानूनन बात आती है, जब यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स की बात आती है, तब इनकी संवेदनाएं कहीं ना कहीं कम हो जाती है। मेरी बात के बाद वहां पे मैंने तो कभी नहीं कहा कि एनआईए के साथ जो हुआ सही हुआ, मैंने उसके लिए सबसे पहले आपके साथ निंदा की। लेकिन बात यह कि जब चर्चा करें तो कम से कम, लेकिन आपकी सीएम तो यही कह रही है ना, आपकी प्रमुख तो यही कह रही है, निंदा तो नहीं कर रही है, वो सीधे बोल रही परमिशन बताना चाहिए था, लेके जाना चाहिए था। एफआईआर होता है, एफआईआर होने उन्होंने कहीं से कहीं तक अभी तक निंदा नहीं की है। टेनी जी के केस में 180 दिन लगाता है, मणिपुर वाले केसेस में अभी तक एफआईआर के कोई डिटेल्स नहीं आ रही है। आरटीआई इसके कितने वो झुंड पड़े हुए, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। ये लोग तक आगे मूठ लेते हैं। वहां पे जो सेंट्रल एजेंसीज के बारे में कोई बात नहीं होती कि सेंट्रल एजेंसीज किसके दबाव में काम करती है। सियासत ही हो रही है, सिर्फ सियासत हो रही है कि मणिपुर में ये हो गया, वो हो गया, बस यही चलता आ रहा है। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए आप लोग निंदा नहीं करेंगे। नहीं है कि सिर्फ बंगाल सिर्फ कर रहे हैं, सियासत नहीं कि सिर्फ दिल्ली कर रहे हैं। ये सियासत नहीं है कि सियासत ही चल रही है, हर कोई बस सियासत ही कर रहा है, हर पार्टी सियासत करते हुए नजर आ रही है। ये सब सियासत है कि नहीं है? एक बार भी बात नहीं हुई कि महाराष्ट्र के वहां पे पूरा गांव का गांव इन लोगों ने वहां पे जो है पूरे दंगे में उजाड़ दी, लेकिन कोई बात नहीं हुई। उसको बिल्कुल एक दफा सिर्फ एक छोटा सा बात हुई, थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई, फिर सब शांत होकर किसी ने नहीं याद रखा। मणिपुर को तो हमने मिटा ही दिया कि मणिपुर भारत में आज भी है कि निकल गया, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। मणिपुर भी भारत में है कि नहीं है? बंगाल पे मैन शो है, 1 मैन शो इन बंगाल, कितने मैन शो है वहां पे जरा मणिपुर में ये बता दें। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन फेल हो गए। एनआईए ने ये कहा है, मैं फिर से दोहरा देती हूँ क्योंकि बहुत घुमाते हैं नेता, हमें भी पता है, बहुत ज्यादा घुमाते हैं, जनता को भी घुमाते हैं, सबको घुमाते हैं, बहुत घुमा के बात करते हैं। हमें इतनी घुमा के बात नहीं आती, सीधी बात बोल रही हूँ सर। बंगाल पे है, अभी देव जी ने किया, वेस्ट बंगाल को बदनाम कर दिया, अच्छी बात है, बंगालियों का खराब बता दिया, वेस्ट बंगाल को गलत बता दिया, हर तरीके से गलत कर दिया, सही बात है, हम तो मान ही रहे हैं हर बात को, बिल्कुल सच बात है। आप लोग यहाँ पे ये बिल्कुल प्रजातंत्र है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के बारे में हम लोग को करें, हम लोग दूसरे के बारे में बात थोड़ी करेंगे। एक जगह सारे को एक तख्ती में रख के फिर देखिए ना, सारे स्टेट्स को रखिए ना, इससे परेशानियां वहां क्यों आती है जहाँ पे विपक्षी है, वहीं पे इनको परेशानियां क्यों आ रही है, उसको ये क्यों गिराने की कोशिश कर रहे हैं? वो भी तो चुनी हुई सरकारें हैं। ठीक, संदीप जी जवाब दीजिएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ कि द लॉ संदीप जी जवाब दीजिएगा। देखिए बबीता जी, बहुत अच्छी बात वेद भूषण जी ने कही, और अभी भी शर्म नहीं आ रही है टीएमसी के राजनेता एक 2022 में हुए बम विस्फोट के मामले में जांच करने के लिए एनआईए की टीम गई थी और वो जांच कर रही है। उसको कैसे कोऑपरेट करेंगे, उसका कैसे सहयोग करेंगे, उसके बजाय ये अपनी गाल बजा रहे हैं। ये एनआईए वहां गई, बम विस्फोट की जांच कर रही है, वो ये मणिपुर चले जा रहे हैं, ये देश के हर कोने में चले जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, शहर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एनआईए ने पहले ही पुलिस को भी बताया, आज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बात कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कि बहुतों को बुरा लगे, पुलिस को बताया, पुलिस ने हो सकता है इस मुखबिरी करके उस पार्टी को भी बता दिया हो कि एनआईए तुम्हारे यहाँ जा रही है। पश्चिम बंगाल में सरकार, नेता और पुलिस, ये तीनों की साठगांठ है, और साठगांठ होने की वजह से जो
सेंट्रल एजेंसियां होती है, या एनआईए है, या सीबीआई है, या ईडी है, जब वहां किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो सारी एजेंसियां खड़ी होकर हमारी दुश्मन बन जाती हैं। तो हमें लगता है कि देखिए, राजनीति को अलग रखिए, ये एजेंसियां हैं, इनको काम करने दीजिए। हम तभी तक सुरक्षित हैं जब इतने अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हमारे देश में हैं। तो ये हमारी सुरक्षा का सवाल है, हम सबकी सुरक्षा का सवाल है, और अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता। आज तो टीएमसी अपराधियों जैसा सलूक कर रही है, जैसे लगता है कि कोई गुंडा है, मवाली है, अपराधी है तो वो टीएमसी का पार्ट है, उसके साथ खड़ी हो जाती है। ममता जी इतनी अच्छी मुख्यमंत्री हैं, बेहतर मुख्यमंत्री हैं, वहां पे उनको मैंडेट भी मिलता है, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनके पार्टी के जो कार्य हैं वो ऐसे हैं कि जैसे पूरे देश को वो श्रापित है कि कैसे बंगाल में ममता दी को चीफ मिनिस्टर लोगों ने बना दिया। आज जब आम व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा तो कहां जाएंगे हम? तो जरूरत है आम व्यक्ति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की भावनाओं को समझना। और शुभांकर भाई देखिए, आप एक अच्छे नेता हैं, आप टीएमसी के नेता हैं, आपका भविष्य है, लेकिन टीएमसी गुंडों की पार्टी होगी, टीएमसी बदमाशों की पार्टी होगी, और टीएमसी के नेता उन गुंडे, बदमाशों, मवालियों का संरक्षक बन जाएंगे। तो फिर पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति लेकिन होगी? संदीप जी, विपक्ष ये भी कह रहा है जानबूझकर बदनाम करना चाहते हैं विपक्ष को, इसीलिए एनआईए ईडी का उपयोग कर रहे हैं, वो ये भी कह रहा है। बबीता जी देखिए, हम राजनीतिक दल के लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि हम गलत बोले, झूठ बोले। वेदभूषण जी से पूछ लीजिए कि देखिए, राजनीतिक दलों की या सरकार में जो नेता चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, उनको किसी को पकड़ने का अधिकार नहीं है, उनको एफआईआर लॉन्च करने का अधिकार नहीं है। वो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपनी बात रख सकते हैं, सरकार की तरफ से अपनी बात रख सकते हैं। पकड़ने का काम तो थाने में बैठा पुलिस ऑफिसर करता है, एफआईआर लॉन्च पुलिस ऑफिसर करता है, कंप्लेंट एक थाने में दी जाती है। तो अगर कहीं पे ये इस तरह की घटना हुई है, विस्फोट हुआ है, विस्फोटक चीजें बरामद करनी है, जांच एजेंसियां हैं, तो एनआईए को कोई हम और आप उसको चला नहीं सकते। ये कोर्ट से कोर्ट में आस्था होती है, और कोर्ट के निर्देश पे ये सारी एजेंसियां काम करती हैं। राजनीतिक दल के लोग ये भ्रमित करने का काम करते हैं, और हम लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीति को गंदा ना होने दें। ऐसे जो बात हमारे टीएमसी के साथी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि विश्वास आम जनता का सिर्फ नेताओं पे, कि नेता ही करप्शन करता है, नेता ही बचाता है, नेता ही किसी को जेल भेजता है, सब काम गलत सही जितने धंधे सब नेता ही करता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं देश में होंगी तो हमें लगता है लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, और टीएमसी के लोग आज यही कर रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डाला है। आज पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, वो स्थिति ये है कि उस सरकार को अब तनिक भी रहने का कोई हक नहीं है, जिस तरह से सरकार वहां की काम कर रही। ठीक, वेद जी क्या कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार शुभांकर जी को आपने सुना, संदीप जी को आपने सुना, दोनों के अलग अलग राय है, दोनों के अलग अलग टिप्पणियां हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से सियासत भी चल रही है, ममता बनर्जी खुद अलग से कहती हुई नजर आ रही, निंदा कर रही है कि आपको पहले प्रोटोकॉल जो है उसे फॉलो करना चाहिए था, बताना चाहिए था स्थानीय पुलिस को। एनआईए कह रही है कि हमने बताया था लेकिन हमें संरक्षण नहीं दिया गया। क्या ये सब सिर्फ सियासत है? देखिए, 3 स्टेट का अभी नाम दिया जा रहा है इस डिबेट में, मणिपुर और दिल्ली और वेस्ट बंगाल। अब तीनों की अलग अलग परेशानियां, अलग अलग उनकी स्थितियां हैं। अभी मणिपुर का जिक्र कर रहे थे, वहां की जो समस्या है, वहां की समस्या मणिपुर की नहीं है। मणिपुर से जो बाहर के लोग आकर वहां पर बस रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज से वहां पर भागकर आ रहे हैं, शरण ले रहे हैं। वहां पर जो लोकल इश्यूज है उनको लेकर झगड़ा, उसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी नहीं है। दूसरा, अभी दिल्ली का जिक्र आया, अभी केजरीवाल जी जेल के अंदर है, किस तरह से ममता बनर्जी उनको सपोर्ट करती है, 10-10 बार उनको सम्मान एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जारी करती है, और ममता बनर्जी उसको सपोर्ट करती है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत कर रही है। अल्टीमेटली वो जेल गए हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए जेल गए। तीसरा, अभी जिक्र आया था ब्रिजभूषण शरण सिंह का, जिनके बारे में शुभांकर जी ने अपना विचार व्यक्त किया, तो मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो पहली एफआईआर हुई थी, फर्स्ट एफआईआर जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में पार्लियामेंट थाने में दर्ज की गई थी, वो बाद में झूठी निकली, क्योंकि वो लड़की जिसको शिकायतकर्ता के रूप में बताया गया था, उसको बताया गया था कि ये माइनर है। पॉक्सो में मुकदमा दर्ज हुआ, पर जब इन्वेस्टिगेशन की, मैं प्राइवेट तौर से मैंने खुद जानकारी हासिल करने की पता करे तो पता लगा कि लड़की 21 साल की है, और लड़की पहले भी किसी पहलवान के खिलाफ
मुकदमा दर्ज करा चुकी थी रोहतक के अंदर, उसमें वो पैसा लेकर सेटलमेंट करके बैठ गई। तो उसके फादर को जब पता लगा तो तुरंत दिल्ली दौड़कर आए और हाथ पांव जोड़कर पुलिस वालों को कहा कि हम FIR कैंसिल कराना चाहते हैं। तो ब्रजभूषण सिंह वो जेल जाए, सजा हो, कुछ भी हो, परंतु जो ब्रजभूषण सिंह का बार बार नाम लिया जाता है, ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी या सरकार या दिल्ली पुलिस इनको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है। पहले तमाम फैक्ट्स की जानकारी हासिल करें कि वो पहली FIR क्यों कैंसिल हुई, और जो अभी जो और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसे उफान आते हैं। आपने मीटू कैंपेन सुना होगा, 19 FIR दर्ज हुई थी, उसके अंदर बड़ा हंगामा मचा के फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल सब नंगा नाच हो रहा है। 19 के 19 FIR में एक भी FIR अभी अदालत में विचाराधीन नहीं है, सब खत्म हो चुकी है, विड्रा हो चुकी है, सेटलमेंट हो चुके हैं। तो हालात अलग अलग स्टेट के अलग हालात हैं। और जो अभी CA NRC का रोया जा रहा था, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को दर्द हो जाए कि क्यों इस तरह की चीजें वहां CA NRC को हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सेंट्रल का एक कानून है, पार्लियामेंट से पास हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर सबको पता है कि बांग्लादेश से लाखों की तादाद में इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर आकर रह रहे हैं, जो इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट या मैं साइंस नहीं बता रहा हूँ, शुभंकर जी को पता है कि वेस्ट बंगाल में तो कितने वेद जी, क्या आप ये मानते हैं कि सरकार जो वहां की होती है, राज्य सरकारें जो होती है, कहीं ना कहीं संरक्षण देती है ऐसे गुंडों को, और फिर जो है जो कानून व्यवस्था होती है ऐसी चरमरा जाती है, जिसका बड़ा एग्जाम्पल वीरभूम में भी देखा गया था, हिंसा के दौरान क्या हुआ था, उसके बाद ED पर जो हमला हुआ, उसके बाद CBI को भी जो बंधक बनाया गया था उससे पहले, और फिर अब ये जो बड़ा हमला हुआ है NIA पे, और शाहजहां शेख पर भी हमने देखा कि किस तरह से पूरी सरकार जो है उनके संरक्षण के लिए आगे खड़ी हो जाती है। भाई शाहजहां चरण का तो बिल्कुल बहुत छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा शाहजहां का तो आपको पता ही है, उनका तो बांग्लादेश से कनेक्शन निकल कर आ रहा है। उनकी तमाम जो उनके वोटर्स हैं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ CA NRC का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके वोटर्स ही वो मुस्लिम हैं जो भागकर आए हुए हैं, हिंदुस्तान में छिपे हुए हैं। इनको बोले कि उनको निकाल कर बाहर करें। क्या अपने घर में हम लोग इस तरह के लोगों को आने देंगे? नहीं आने देंगे। पर ममता बनर्जी की मजबूरी ये है कि उनके वोटर्स ही वो हैं, उनके वोटर्स मुस्लिम ज्यादा हैं, और खासतौर से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वहाँ रेगुलर रहें। और हिंदुस्तान में इस तरह की, इवन आपको दिल्ली के अंदर आप आकर देखिए, दिल्ली में जो हनुमान यात्रा के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें कौन लोग थे? वेस्ट बंगाल के मुस्लिम थे। और जब उनकी जांच की गई तो पता लगा कि वो इसी तरह से भाग कर दिल्ली के अंदर शरण लिए हुए थे, उन्होंने दंगा फसाद किया हनुमान जयंती के ऊपर। तो इसमें कोई बहुत बड़ा सीक्रेट ऐसी चीज नहीं है, परंतु ममता बनर्जी की मजबूरी है कि इस तरह के लोगों को शरण देना, उनकी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। चलिए ठीक है, चलिए, वोट बैंक है, उनकी मजबूरी है उनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका AMV नेटवर्क से जुड़ने के लिए। तो पहले ED पर हमला हुआ, अब NIA पे हमला हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने हमला किया है, जांच में क्या कुछ निकल के आता है और कितनी जल्दी उनकी गिरफ्तारी होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।